हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी डार्क क्लान वांगची। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग जिसके हार्ट में उसकी जो डिमोनिक कल्टिवेशन थी वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी। वो विंग को अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय कर रही थी, क्योंकि अभी विंग के पास उसकी गोल्डन कोर थी, जिस वजह से उसकी गोल्डन कोर को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। पहले वो विंग की गोल्डन कोर की जगह बैठी थी, मतलब काम कर रही थी, लेकिन अभी विंग के पास गोल्डन कोर भी है तो उसने विंग की गोल्डन कोर को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से विंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, या यूँ कहें उसकी जान को खतरा आ गया था। इस वजह से पाओशन सैरन ने विंग की गोल्डन कोर और उसके हार्ट दोनों को बचाने के लिए अपनी और अपनी जो डॉटर थी उसकी और लान कुरैन, इन तीनों की एनर्जी से एक क्रिस्टल बनाया, जिसका इस्तेमाल कर उन्होंने विंग की जो भी डिमोनिक कल्टिवेशन थी उसको एक स्पेस दिया, उसको एक जगह दी जहाँ वो रह सके, स्टे कर सके और विंग के लिए मदद का काम कर सके। यानी कि विंग अब डिमोनिक कल्टिवेशन का इस्तेमाल भी ईजिली कर सकता है बिना किसी खतरे के। लेकिन इसका एक छोटा सा साइड इफ़ेक्ट हुआ कि विंग के जो हार्मोन थे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, या यूँ कहें उसकी फ़िज़िकल डिज़ायर बढ़ गई और विंग जो कि अनकॉन्शियस हो गया था उसे उसके रूम में पहुंचाया गया। लेकिन जब विंग होश में आया उसने अपने पास लान वांगजी को देखा और उसने उसके हाथों को बांध दिया, और विंग जिसके हार्मोन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे, और अब उसने वांगजी को किस करना स्टार्ट किया, उसके कपड़े खोल दिए, खुद के कपड़े खोल दिए और वो उसे टच करने लगा। और वांगजी की जब आँख खुली तो उसने विंग को इस तरीके से खुद पर हाफी देखा, विंग की आंखों में वो डिज़ायर देखी, जिस वजह से वांगजी खुद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। वांगजी विंग से खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो कम से कम उसके हाथ तो खोल दे, लेकिन विंग ऐसा नहीं करता। विंग वांगजी को किस करने लगता है और वांगजी विंग की उस किस में, जो कि बहुत फोर्सफुल थी, रफ थी, वाइल्ड थी, उसे टॉलरेट करने की कोशिश कर रहा था और विंग उसे बहुत ही पैशनेटली, डीपली किस कर रहा था। और किस करते करते वो विंग के लिप्स को, वांगजी के लिप्स को, उसकी टंग को सक कर रहा था, जिस वजह से वांगजी सांस नहीं ले पा रहा था। 20 मिनट तक किस करने के बाद विंग अपने होठों को धीरे से वांगजी की नेक पर लेकर आता है और उससे वहाँ पर किस करने लगता है, सक करने लगता है, बाइट करने लगता है। उसने वांगजी के ऑलरेडी कपड़े खोल दिए थे, नाइफ से उन्हें काट दिया था, यानी कि अभी वांगजी की जो अपर बॉडी थी वो पूरी तरीके से नेकेड थी, उसके फटे हुए कपड़े बेड से नीचे गिरे हुए थे। विंग ने रूम में साइलेंसिंग चार्म लगा दिए थे, यानी कि साइलेंसर लगा देता, जिस वजह से अंदर की आवाज़ें बाहर नहीं जा सकती थी। और वांगजी बेचारा कितना भी चिल्लाता, चीखता, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। और विंग जो कि अब उससे बहुत पावरफुल हो गया था, विंग की वैसे भी कल्टिवेशन स्ट्रांग थी, डिमोनिक कल्टिवेशन ऊपर से आ गई, और अब विंग लिटरली वांगजी को डोमिनेट कर रहा था। और वांगजी जिसकी स्किन बिल्कुल वाइट थी, बिल्कुल मिल्क जैसी, या यूँ कहें बिल्कुल जेड की स्किन थी, वो वहाँ पर लेटा हुआ था किसी ब्यूटीफुल पिक्चर की तरह, और विंग उसे एडमायर कर रहा था, अपने लिप्स से, अपने हाथों से वांगजी की बॉडी को धीरे धीरे टच कर रहा था, उसके स्टमक को टच कर रहा था, उसकी उस वेस्ट को टच कर रहा था। हालांकि वांगजी की बॉडी स्ट्रॉन्ग थी, उसके मसल्स थे, पर विंग उन मसल्स का पूरा फ़ायदा उठा रहा था। वांगजी जो कि विंग के ट्रैप में पूरी तरीके से फंस चुका था। जब भी विंग उसे कहीं टच करता, किस करता, वांगजी के मुंह से अपने आप ही हल्की सी आवाज़ें निकलती, कभी कैसी, जिससे विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। और वो अपने हाथों को वांगजी के सीने से ट्रैवल कराते कराते, धीरे धीरे खिसकाते उसकी वेस्ट से होते हुए सीधा उसके ट्राउज़र पर अपने हाथ को रोक देता है। और वांगजी जिसकी आंखें बंद थी वो अपनी आंखें खोलता है, उसकी वो गोल्डन आइज़ जो कि हल्के हल्के रेड हो गई थी, हाँ उसके चिक्स रेड थे, उसका पूरा फेस रेड था, उसके ईयर्स रेड थे, उसकी नेक रेड हो चुकी थी। विंग अब वांगजी की आंखों में देखता है, दोनों के बाल खुल चुके थे, बिल्कुल बिखरे बाल। वांगजी कहता है विंग। वांगजी की सांसें बहुत भारी हो चुकी थी, और विंग जो कि वांगजी को देख रहा था, उसके उन सैलन लिप्स को, और साथ में उसकी उस वाइट स्किन पर हल्की हल्की रेडिश जो परछाई आ रही थी, उसे देखकर विंग का हार्ट बहुत 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 तेज़ी से बीट कर रहा था। विंग धीरे से कहता है, यू लुकिंग ब्यूटीफुल लांजान।
आई कांट इमेजिन। और ये सुनते ही वांग जी जो कि कुछ बोलने वाला था वो अपने लिप्स को बाइट करता है और ये देख कर विंग कहता है मत करो। इस पर वांग जी विंग को देखता है, उसकी आंखों को देखता है, उसकी उन डिज़ायरफुल आइज़ को देखता है जो कि सिल्वर आइज़ बिल्कुल शाइन कर रही थी। विंग वांग जी के ट्राउज़र को खोल देता है और वांग जी अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है क्योंकि उसे पता था अब क्या होने वाला है। हाँ, उसे पता था क्योंकि पास्ट लाइफ में उसने ये किताबें पढ़ी थी। जब विंग चला गया था उसने लिटरली सब कुछ पढ़ा था और उसे सब कुछ पता था कि विंग उसके साथ क्या करना चाहता है। और विंग तो ऑलरेडी न्यू सैन की वजह से इन सारी किताबों को बहुत अच्छे से और आराम से पढ़ पाया था और उसे सब कुछ पता था। इसलिए वो वांग जी को देखता है जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। विंग के हाथ वांग जी के थाइस पर चल रहे थे और वांग जी कहता है विंग प्लीज़। इस पर विंग कहता है लांसान मैं तुम्हें टीज नहीं कर रहा। जो सुनकर वांग जी जो कि अपने मन में सोच रहा था कि वो क्या करे, क्यों यहाँ से भाग जाए। ऐसा नहीं था कि वांग जी के पास पावर नहीं थी, अगर वो चाहता तो विंग से आज़ाद हो सकता था, लेकिन वो होना ही नहीं चाहता था। वांग जी अपनी उन भारी सांसों के साथ, अपनी उस कपकपाती आवाज़ के साथ धीरे से कहता है विंग आई वांट यू। सुनकर विंग कहता है हानसान सोच लो। इस पर वांग जी विंग की आंखों में देखते हुए कहता है विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना क्लेम करो। मैं तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरे। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और वांग जी को किस करते हुए कहता है बिल्कुल मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा और तुम सिर्फ मेरे हो। और ये बोल कर वो वांग जी को किस करने लगता है, वो भी बहुत ब्रूटली। दोनों की जो सेंट थी वो बिल्कुल मिक्स हो चुकी थी। हाँ, वांग जी की जो सैंडलवुड की और विंग की जो लोटस का दोनों परफ्यूम यूज़ करते थे वो दोनों बिल्कुल मिक्स हो चुके थे और वो दोनों पूरी तरीके से मैस में बदल चुके थे। विंग अपने ट्राउज़र को भी अलग करता है और वो दोनों उस रात एक हो जाते हैं। वांग जी विंग की बाहों में पूरी तरीके से समा चुका था और विंग पूरी तरीके से उसे अपने आगोश में ले लेता है और दोनों उस रात को एक बहुत ही ब्यूटीफुल, स्वीट और हॉट मोमेंट को स्पेंड करते हैं। विंग वांग जी के साथ इंटीमेट होता है मल्टीपल टाइम्स, जिस वजह से वांग जी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। सुबह के 4 बजे तक विंग रुका नहीं था और वांग जी पूरी तरीके से थक चुका था। दोनों के ही चेहरे से पसीना टपक रहा था। दोनों बहुत ज़्यादा स्वेटी हो चुके थे और बहुत ज़्यादा मैसी भी। पूरा रूम बिल्कुल मैस में चेंज हो चुका था। वांग जी विंग को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि विंग प्लीज़ रुक जाओ, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था और अब उनके उठने का टाइम था। अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा, ये डर वांग जी को सता रहा था और वो विंग को रोकने की कोशिश करता है। इस पर विंग कुछ देर बाद वांग जी के ऊपर लेट जाता है। ये देख कर वांग जी गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और विंग वांग जी के नेक पे अपने फेस को हाइड कर लेता है। दोनों बिल्कुल नेकेड थे, उनकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था सिवाय ब्लैंकेट के, जो कि उनकी बॉडी पर था और जो सिर्फ उनकी लोअर बॉडी को ही ढका हुआ था। उनकी अपर बॉडी ब्लैंकेट से बिल्कुल बाहर थी। दोनों की बॉडीज़ पर बहुत सारे बाइट मार्क्स थे। विंग ने वांग जी के हाथ ऑलरेडी खोल दिए थे, लेकिन अभी भी उन हाथों पर रेड कलर के स्ट्रिंग बने हुए थे, यानी कि लाल रंग के निशान थे, जो कि वांग जी के फॉरहेड रिबन की वजह से था। और विंग के बिखरे बाल उसकी कमर पर बिल्कुल चिपके हुए थे क्योंकि पसीना उसकी बॉडी पर था और वो दोनों अभी भी एक थे। वांग जी के लेग्स अभी भी विंग की वेस्ट के चारों तरफ रैप थे और विंग धीरे से कहता है तुम मुझे रुकने के लिए कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे लेग्स, तुम्हारी बॉडी मुझसे डिमांड कर रही है। और ये सुनकर वांग जी के चिक्स और भी ज़्यादा रेड हो जाते हैं। वांग जी का मन कर रहा था कि वो विंग को कैसे ना कैसे करके बस चुप करा दे, क्योंकि विंग जब से उन्होंने स्टार्ट किया है तब से उससे पता नहीं कितनी ज़्यादा बातें कर चुका है, बहुत डर्टी टॉक्स। हाँ,
विंग उसे बहुत ही शेमलेसली पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था और वांग जी पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वांग जी के नेक से लेकर उसकी पूरी बॉडी सब कुछ विंग के बाइट मार्क्स से बिल्कुल कवर थी और विंग की बैक पर वांग जी के नेल्स के निशान थे जो कि उसने उसके स्क्रैच कर करके बनाए थे। उसकी चेस्ट पर भी वांग जी के निशान थे जो कि वो स्क्रैच कर रहा था। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था, उसकी स्मेल को अपनी बॉडी में समाए जा रहा था। कुछ देर बाद दरवाजे पर नॉक होती है और ये सुनते ही दोनों अपनी आंखें खोलते हैं। दोनों अभी रेस्ट करने के मूड में आए थे और अचानक दरवाजे पर नॉक। ये सुनकर वांग जी कहता है विंग, इस पर विंग कहता है वांग जी कहता है नॉक, दरवाजे पर कोई है। सुनकर विंग धीरे से वांग जी के ऊपर से हटता है और वांग जी बड़ी मुश्किल से, लिटरली बहुत मुश्किल से बेड से उठता है क्योंकि उसकी कमर, उसकी बॉडी उसका साथ ही नहीं दे रही थी। वांग जी जल्दी से उठता है, बाथरूम में जाता है, कपड़े वो जल्दी से शावर लेता है क्योंकि उसके कपड़े तो विंग ने ऑलरेडी बहुत बुरी तरीके से फाड़ दिए थे। वो जल्दी से शावर लेता है, नहाता है, बाथ लेता है और कपड़े पहनता है और फिर जाकर दरवाज़ा खोलता है जहाँ और कोई नहीं बल्कि विंग वांग जी के ब्रदर थे यानी कि लान सिचेन। और वो वांग जी को देखते हैं जो लिटरली भागते हुए, क्योंकि लान सिचेन 20 मिनट से वेट कर रहे थे और वांग जी 20 मिनट में बिल्कुल भागते दौड़ते आया था। उसे देख कर लान सिचेन देखते हैं कि वांग जी के बाल गीले हैं। हाँ, उसके बाल बिल्कुल वेट थे। वांग जी के कपड़े भी थोड़े थोड़े गीले थे। इसे देखकर लान सिचेन समझ गए थे कि उनका लिटिल ब्रदर शायद बाथ ले रहा था और उन्होंने उसे डिस्टर्ब कर दिया। ये देख कर लान सिचेन धीरे से कहते हैं सॉरी वांग जी, क्या तुम नहा रहे थे? सर वांग जी कहता है जी ब्रदर। तभी लान सिचेन की नज़र वांग जी के नेक पर जाती है जहाँ बाइट मार्क्स थे जो कि वांग जी ने अपनी ड्रेस से पूरी तरीके से हाइड करने की कोशिश तो की थी लेकिन अफसोस वो कर नहीं पाया। ये देख कर लान सिचेन मन ही मन मुस्कुराते हैं, आखिर उन्हें वांग जी को छेड़ने का मौका जो मिल गया। वो कहते हैं वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें आज रेस्ट करना चाहिए। ये सुनकर वांग जी कहते हैं जी ब्रदर। इस पर लान सिचेन कहते हैं मैं बाद में आता हूँ, तुम लोग आराम से रेस्ट करो, मैं अंकल को बता दूंगा कि आज तुम लोग रेस्ट पे हो, कल विंग की तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। और ये बोलकर वो पीछे पलट कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वांग जी उन्हें रोकते हुए कहते हैं ब्रदर आप कुछ कहने आए थे, कोई इम्पोर्टेंट बात? जिस पर लान सिचेन कहते हैं हाँ इम्पॉर्टेंट बात बाद में बता दूंगा, वैसे भी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं और भाई वांग जी जो कि वहाँ बैठा हुआ था वो दरवाजे के अंदर देखता है जहाँ विंग बेड पर आराम से लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, यू को स्मक था और वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो कि विंग की तरफ चलते हुए आ रहा था। विंग उठता है और कहता है हाँ मुझे नहीं पता था कि मेरा स्वीट हार्ट इतना ब्यूटीफुल लगता है अपने लान ड्रॉप्स में। और सुनते ही वांग जी लिटरली विंग को ग्लेयर करने लगता है क्योंकि विंग अभी भी मस्ती के मूड में था। वांग जी कहता है विंग बिहेव। इस पर विंग कहता है कमाल आसान। जिस पर वांग जी कहता है वी वुशान। इस पर विंग कहता है अपने स्वीट हार्ट को ऐसे बुलाते हैं? रात को तो तुम बड़ा मेरा स्वीट नेम ले रहे थे, अब क्या हुआ? हाँ, और ये सुनकर वांग जी के चिप्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं। उसकी रात की सारी बातें याद आती हैं और वो अपने फेस को बिल्कुल हाइड कर लेता है और ये देखकर भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ये देखकर वांग जी को विंग को बहुत गुस्सा आता है। वो मिरर के सामने जाता है, अपने बालों को सुखाने लगता है और विंग बस हंसते हुए वांग जी को देख रहा था, वांग जी की ब्यूटी को एडमायर कर रहा था और वो ऐसे ही वांग जी को देखते रहता है। तभी वांग जी कहता है मुझे घूरना बंद करो और जाकर बाथ लो। ये सुनकर विंग कहता है ठीक है और ये बोलकर वो बेड से उठता है। विंग जो कि बिना कुछ पहने लिटरली ऐसे ही अपनी कमर मटकाते मटकाते सीधा नहाने के लिए चला जाता है और वांग जी विंग को इस तरीके से नेकेड घूमता देखता है, बिल्कुल ऐसे ही बिना किसी शर्म के पूरे कमरे में घूम रहा था। ये देखकर वांग जी का मन कर रहा था कि वो या तो खुद अपनी आंखें बंद कर ले या इस इंसान को कहीं फेंक दे। और वांग जी कहता विंग, लेकिन विंग उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हो जाता है अपने बात लेता है और अपने कपड़े चेंज करके आता है। वांग जी ने उसे अपने कपड़े दे दिए थे क्योंकि विंग के यहाँ पर अभी कपड़े नहीं थे। विंग फिर
दरवाजे की तरफ जाने लगता है। ये देखकर वांगजी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर विंग कहता है अगर मैं बाहर लान वांगजी के कपड़े पहनकर घूमूंगा तो सबको लगेगा कि मैं लान क्लैन का मेंबर बनने के लिए पूरी तरीके से एग्री हूँ। ये सुनकर वांगजी कहता है विंग मजाक मत करो। इस पर विंग कहता है अच्छा ठीक है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ ताकि मैं अपने कपड़े पहन सकूँ, क्योंकि तुम्हारे कपड़े थोड़े सही है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे कपड़ों में, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही वाइट नहीं है, मतलब इतने सफ़ेद कपड़े। सुनकर वांगजी बस अपने सर को शेक करता है और विंग कहता है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर रुक कर कहता है और हाँ, तुम अगर बाहर जाओ तो कम से कम अपने मार्क्स को थोड़ा कर लेना, वरना शर्म तुम्हें ही आएगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर चाहो तो तुम ऐसे ही चल सकते हो, लेकिन थोड़ा। सुनकर वांगजी विंग को घूरने लगता है और उसके हाथ में जो कॉम थी, जैसे अपने बालों को कॉम कर रहा था, उसे उठाकर सीधा विंग की तरफ फेंकता है, जिस पर विंग हंसते हुए कहता है अच्छा ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ। और ये बोलकर विंग वहाँ से भाग जाता है और विंग बाहर आकर कहता है हाँ, कितनी फियरेस्ट वाइफ है मेरी, सच में अगर ऐसी बीवी हो ना तो बचकर ही रहना पड़ेगा। और ये बोलकर विंग हंसते हुए सीधा अपने रूम में पहुंचता है, अपने कपड़े चेंज करता है और फिर वो वांगजी के रूम की तरफ आने लगता है दोबारा। और वहीं वांगजी जो कि विंग के जाने के बाद उस चेयर पर बैठा हुआ था, वो अपने आप को मिरर में देखता है। तभी उसकी नज़र उन बाइट मार्क्स पर जाती है। वांगजी सोचता है कि गगा ने भी देखे होंगे, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसका भाई तो हमेशा उसके सपोर्ट में था, इसलिए वांगजी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो उन मार्क्स को कवर करता है, थोड़ा अपना हीलिंग मैजिक यूज़ करता है, जिससे वो मार्क्स हील हो जाते हैं। और अपने सारे ही मतलब जो मार्क्स थे उन सबको हील करने के बाद वांगजी उठता है और अपने कपड़ों को सही करता है, अपने फॉरहेड रिबन को बांधता है और फिर रूम को क्लीन करता है खुद, क्योंकि वो किसी को नहीं बुला सकता अपने रूम को क्लीन करने के लिए, क्योंकि जो मैस उन्होंने रात को फैलाया है उसे वांगजी को ही क्लीन करना पड़ेगा। वांगजी पूरे रूम को क्लीन करता है और फिर उसके बाद उसे दरवाजे पर फिर से नॉक सुनाई देती है। वो समझ जाता है ये ज़रूर वही शेमलेस पर्सन होगा। वांगजी धीरे से कहता है अंदर आ जाओ। अभी विंग फिर से अंदर आता है। अब उसने अपने ब्लैक रॉब्स पहन लिए थे और उसके बालों में उसने एक पॉनी टेल में अपना रेड रिबन बांध लिया था और विंग लिटरली बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी हैंडसमनेस का तो कोई तोड़ ही नहीं। और वहीं वांगजी जो कि विंग को देखता है, एक प्यारी सी छोटी सी स्माइल करता है। ये देखकर विंग उसे पीछे से कर कहता है हाँ कितनी क्यूट हो तुम। और ये सुनकर वांगजी कहता है विंग क्या कर रहे हो तुम। इस पर विंग कहता है कुछ नहीं। और ये बोलकर वो वांगजी के नेक में अपने फेस को रब करने लगता है। ये देखकर वांगजी विंग को खुद से दूर करता है, फिर से अपने काम करने लगता है, अपने बेड को ठीक करता है, रूम को साफ करता है। और फिर उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं सबके साथ मतलब नाश्ता करने के लिए। वो जब कॉरिडोर से होते हुए अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर अभी बाओशन सेरन, विंग की मासी, लान कुरैन और लान सिचन बैठे हुए हैं। वांगजी और विंग भी वहाँ जाते हैं, सबको ग्रीट करते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं। उनके सामने फिर से फूड रखा जाता है और वो लोग फिर से अपने फूड को अच्छे से इंजॉय करते हैं। तभी बाओशन सेरन लान कुरैन की तरफ देखते कहते हैं मास्टर कुरैन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस पर लान कुरैन जो कि खाना खा रहे थे वो रुक जाते हैं, क्योंकि लान क्लैन के रूल्स के अकॉर्डिंग खाना खाते वक्त बात नहीं करते। और ये याद आते ही विंग को हल्की सी हंसी आती है। ये देखकर वांगजी विंग को घूरने लगता है। वहीं विंग अपने आप को रोकता है। वहीं बाओशन सेरन विंग की तरफ देखते हैं। तभी वांगजी थोड़ा सा हंसता है। तभी मास्टर लान कुरैन कहते हैं मैडम कहते हैं महागुरु बाओशन सेरन। इस पर बाओशन सेरन लान कुरैन की तरफ देखते हैं। तभी लान कुरैन कहते हैं लान क्लैन में खाना खाते वक्त बात करना मना है। और ये सुनते ही विंग लिटरली अपनी हंसी बहुत मुश्किल से दबा रहा था और वांगजी विंग को देखे जा रहा था। हालांकि हंसी उसे भी आती, उसे पता है कि विंग क्यों हंस रहा है। और वांगजी विंग को देखता है। वांगजी मैंने बहुत स्माइल कर रहा था और उसकी आंखें चमक रही थी। और लान सिचन ये देखते हैं वो भी अपनी हंसी दबा रहे थे। और वो सब फिर साथ में आराम से नाश्ता करते हैं। और खाना खाने के बाद मास्टर लान कुरैन कहते हैं जी महागुरु बाओशन सेरन बताइए अब क्या कहना चाहती थी। जिस पर बाओशन सेरन अपने मुंह को साफ करती हैं और लान कुरैन की तरफ देखते हुए कहती हैं मास्टर लान मैंने सोचा है कि मैं विंग को अपने साथ अपने
मतलब अपने एरिया में लेकर जाऊंगी, अपने गुरुकुल में। ये सुनकर विंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो बाओशन सरण की तरफ देखता है। इस पर बाओशन सरण कहते हैं, अगर तुम चाहो तो वांग जी को अपने साथ लेकर चल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुनकर मास्टर लानकुरन कहते हैं, मास्टर बाओशन सरण, मैं नहीं चाहता कि आप। तभी वांग जी कहता है, मैं तैयार हूँ। तो सुनते ही लानकुरन कहते हैं, वांग जी। जिस पर वांग जी मास्टर लानकुरन की तरफ देखते कहता है, अंकल, मैं विंग को पसंद करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं विंग के साथ ही रहूँगा, ये भी आप जानते हैं। तो आप अगर हमें इस तरीके से अलग करेंगे तो हम साथ में शायद फिर से ये क्लान छोड़कर चले जाएं। ये सुनकर मास्टर लानकुरन कहते हैं, तुम बार बार क्लान छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो वांगजी। इस पर वांगजी कहता है, क्योंकि आप विंग को पसंद नहीं करते। जो सुनकर मास्टर बाओशन सरण कहती है, क्या तुम विंग को पसंद नहीं करते, क्यों नहीं करते। जो सुनकर लाल सजन अपनी मतलब हल्की सी खराश करते हुए कहते हैं, वो विंग की मदर की वजह से। तभी जो विंग की मासी थी उनको हंसी आ जाती है, मतलब उनको थोड़ी सी स्माइल आती है, उनके चेहरे पर हंसी तो नहीं आ पर थोड़ी सी स्माइल आती है, बिल्कुल छोटी सी लाइट सी। और अभी बहुत थोड़े से टाइम के लिए कोई नोटिस भी नहीं कर पाता, उससे पहले गायब हो जाती है। तभी बाओशन जो लानकुरन थे वो कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी लाल सचिन कहते हैं, वो विंग की मदर की और इनकी थोड़ी सी अनबन। तभी लानकुरन कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है विंग से। फिर वो वांग जी की तरफ देख कर कहते हैं, और हाँ वांग जी, तुम चाहो तो इस लड़के से यानी कि विभूषण से मतलब शादी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी बाओशन सरण कहते हैं, ठीक है, तो मैं इन्हें अपने गुरु को लेकर जा रही हूँ। ये सुनकर लानकुरन कहते हैं, लेकिन ये यहाँ रह सकते हैं। ये सुनकर बाओशन सरण कहते हैं, ये वहाँ भी रह सकते हैं। तभी वांग जी कहता है, अंकल, हम बस वहाँ थोड़ा टाइम रुक कर आ जाएंगे। जो सुनकर लानकुरन कहते हैं, क्या सच में। जिस पर वांग जी हाँ में सर जाता है। तभी बाओशन सरण कहते हैं, हाँ, अगर ये वापस आना चाहें तो आ सकते हैं, मैं इन्हें ज़बरदस्ती नहीं रोकूंगी। ये सुनकर वो दोनों ही एग्री हो जाते हैं, और बाओशन सरण और वो सब रात को यानी कि शाम को जाने का फैसला करते हैं। हालांकि लानकुरन इस चीज़ के खिलाफ थे कि उन्हें दिन में जाना चाहिए, लेकिन वो लोग रात को जाने का ही फैसला करते हैं। फिर वो लोग ऐसे ही अपना सारा दिन खूब अच्छे से एंजॉय करते हैं। वांग जी सारे स्टूडेंट से मिलता है, और विंग भी अपने सारे दोस्तों से मिलता है, सबसे मिलता है। और फिर वो सब लोग रात को यानी कि शाम को वहाँ से लानकुरन से विदाई लेते हैं जाने के लिए। लानकुरन उन्हें बहुत मतलब वांग जी को बहुत सारी हिदायत देते हैं, विंग को भी कुछ मतलब कॉइन्स वगैरह, कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। हालांकि उन्होंने विंग को एक्सेप्ट कर लिया था, उन्हें विंग से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। वो और वहीं लाल सचैन भी उन्हें बहुत कुछ देते हैं। विंग से कहते हैं कि वो वांग जी को अच्छे से ध्यान रखें, और विंग भी इस चीज़ के लिए एग्री हो जाता है। वो लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। वहाँ पर सिर्फ महागुरु बाओशन सरण ही थी, क्योंकि उनकी जो मासी थी वो ऑलरेडी जा चुकी थी, वो तो सुबह ही निकल गई थी, और महागुरु ने बताया था कि ज़रूर कोई काम होगा, इसलिए वो चली गई। और अभी विंग जाने लगता है। तभी विंग कहता है, महागुरु। तभी महागुरु कहते हैं, तुम मुझे ग्रैंड माँ बुला सकते हो। जिस पर विंग कहता है, ग्रैंड मदर। इस सुनकर बाओशन सरण के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है, और कहती है, बोलो। इस पर विंग कहता है, क्या मैं अपने दोस्तों को भी बुला सकता हूँ। जिस पर बाओशन सरण कहती हैं, जैसे कि। जिस पर विंग कहता है, जियांग चैन और शिजिए और नी हुसैन, वैनिंग, वैंचिंग। और ये बोलते हुए विंग थोड़ा हिचकिचा रहा था। ये देखकर बाओशन सरण स्माइल करके कहती है, हाँ, तुम उन्हें लेकर चल सकते हो। ये सुनकर विंग खुश हो जाता है और कहता है, शुक्रिया ग्रैंड मदर। जो सुनकर बाओशन सरण प्यारे से स्माइल करती हूँ। फिर उसके बाद वो सब वहाँ से नी सेक्ट जाते हैं, जहाँ से वो नी हुसैन को लेते हैं, जियांग सेक्ट से जियांग चैन को लेते हैं, और वैन सेक्ट जो कि ऑलरेडी तबाह हो चुका था, लेकिन लान सेक्ट वालों ने वैन सेक्ट को यिलिंग में जगह दे दी थी। इसी वजह से वो वैन सेक्ट से यानी कि वैन सेक्ट से वैनिंग और वेंचिंग इन दोनों को भी लेते हैं। और वहीं वो सब तो खुश थे कि वो लोग माँ गुरु बाओशन सरण की प्लेस पर जाएंगे, जो कि दिमाग मतलब कल्टीवेशन वर्ल्ड में इतना बड़ा नाम है। उसके बाद वो सब लोग वहाँ से अपनी स्वॉर्ड पर उड़ते हुए निकल जाते हैं। अभी सब लोग कल्टीवेशन में बहुत बेहतर हो चुके थे और सबको उड़ना आ चुका था। वो सब लोग अपनी स्वॉर्ड पर उड़ते हुए
फॉरेस्ट को क्रॉस करते हैं, जहाँ वो थोड़ी बहुत मतलब जो मॉन्स्टर्स थे उनसे फाइट भी करते हैं। और फाइट करते करते वो मतलब पूरा रात निकल जाती है। थोड़ी देर एक इन में ठहरते हैं, जहाँ वो लोग साथ में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, मार्केट वगैरह घूमते हैं। बाओशन सरन काफ़ी खुश थी बच्चों के साथ, उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था, रिफ्रेशिंग फील हो रहा था। और वहीं बाकी सभी पर उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल थे, क्योंकि बाओशन सरन बीच बीच में किसी चीज़ के लिए टोकती नहीं थी कि ये मत करो वो मत करो, यानी कि वो इतना रूल रेगुलेशन वगैरह पे इतना वो नहीं करती थी। बस मस्ती करनी है तो मस्ती करो, जितनी चाहे उतनी मस्ती करो। और सभी लोगों को बाओशन सरन की ये आदतें बहुत अच्छी लग रही थी। वो लोग ऐसे ही घूमते फिरते सीधा बाओशन सरन की उस एरिया की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ बाओशन सरन रहती थी। तभी बाओशन सरन चलते हुए कहती है, वैसे मैं तुम लोगों को एक बात पहले ही बता दूँ। ये सुनकर विंग कहता है, क्या वहाँ पर भी बहुत सारे रूल हैं, यानी कि 3000 रूल हैं? जिस पर बाओशन सरन हल्का सा हंसकर कहती है, नहीं नहीं 3000 रूल तो नहीं है, हाँ कुछ रूल्स हैं लेकिन वो और ज़रूरी हैं इसलिए हैं। जिस पर विंग कहता है, तो फिर क्या करना होगा? इस पर बाओशन सरन कहती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस अगर तुम वहाँ जाओ तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ फॉरेस्ट एरिया है, तो थोड़ा संभल कर रहना। इस पर विंग कहता है, हाँ ठीक है, इस चीज़ का तो हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। जो सुनकर बाओशन सरन कहती है, वैसे तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ इतना खतरा नहीं है, और वैसे भी मैं तुम लोगों के साथ हूँ तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। जो सुनकर विंग कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, हम अच्छे हैं फाइट में। और ये बोलकर वो जियांग चैन की तरफ विंग करता है, जिस पर जियांग चैन कहता है, विंग। और वहीं विंग हंसने लगता है। और फिर वो सब उस मतलब अपनी स्वॉर्ड पर उड़ते हुए उस फॉरेस्ट एरिया को क्रॉस करते हैं। और उसके बाद वो सब एक अलग सी दुनिया में पहुंचते हैं। दुनिया नहीं, एक शहर ही कहा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। ये सिटी काफ़ी प्यारी थी, यहाँ के लोग काफ़ी हंसमुख थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, खुलकर जी रहे थे। नहीं, उस जगह पर आता है बाओशन सरन, मुस्कुरा कर कहते हैं, ये वही जगह है जहाँ मेरा गुरुकुल है, और ये सिटी वाले लोग मेरे गुरुकुल से ही जुड़े हुए हैं। मेरे गुरुकुल में जितने भी बच्चे हैं वो इन्हीं के बच्चे हैं। सुनकर विंग उन लोगों की तरफ देखता है। जैसे ही बाओशन सरन अंदर आने लगती है, वहाँ पर जो भी स्ट्रीट पर जो भी चीज़ें मिल रही थी, वहाँ के लोग जल्दी जल्दी बाओशन सरन को कभी कुछ ऑफर कर रहे थे। ये देखकर विंग शॉक था। तभी बाओशन सरन कहते हैं, ये मेरा ग्रैंड चाइल्ड है। और ये सुनकर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। विंग को देखकर विंग को बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करते हैं। वहाँ पर सबको वो ऑफ़र कर रहे थे। और विंग, जिसके एक हाथ में तांग होलो था, एक हाथ में ब्रेड थी, और पता नहीं वो क्या क्या लेकर चल रहा था, यानी कि स्वीट ब्रेड, बिस्किट्स और भी बहुत सारी चीज़ें उसके हाथों में थी, जिन्हें वो टेस्ट किया जा रहा था। कभी किसी शॉप पर जाता, कभी किसी शॉप पर, कभी कोई उसे कुछ टेस्ट कर रहा था, कभी कोई कुछ टेस्ट कर रहा था, और विंग सब कुछ टेस्ट कर रहा था। और तभी एक पर्सन वांगची को भी थोड़ी बहुत जो बंस थे वो देता है, कोई मीट बॉल्स देता है, कोई कुछ देता है, मतलब सब कुछ टेस्ट कर रहे थे वो लोग, और पूरी मस्ती करते हुए जा रहे थे। तभी विंग देखता है कि वहाँ पर एक वाइन की शॉप है। ये देखकर बाओशन सरन विंग को घूरते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम वाइन नहीं पीने वाले। इस पर विंग बस स्माइल करता है और बाओशन सरन के साथ साथ चलने लगता है। और वहीं वांगची भी काफ़ी खुश था इस जगह को देखकर, और वहाँ पर वो देख रहा था कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, यानी कि लोगों के बीच कितना अपनापन है, भाईचारा है, सब आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं। उसने इतना मतलब हैप्पीएस्ट माहौल कहीं नहीं देखा जहाँ एक दूसरे के बीच बिल्कुल भी द्वेष की भावना नहीं है। लोग एक दूसरे से चिढ़ नहीं रहे, एक दूसरे से जल नहीं रहे, बस एक दूसरे की अगर किसी की तरक्की भी हो रही है तो भी खुश हैं, सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत खूब बहुत 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 प्यारा माहौल था, सब तरफ सिर्फ हंसी खुशी थी। फिर वो लोग ऐसे ही चलते चलते गुरुकुल के गेट पर पहुंच जाते हैं, जहां 2 डिसाइपल्स खड़े थे। बाओशन सरन उन्हें देखते हैं, वो लोग उन्हें ग्रीट करते हैं, और फिर उसके बाद बाओशन सरन के साथ सब लोग अंदर आते हैं, जहां वो उस पूरी जगह को देखते हैं। विंग देखता है कि गुरुकुल में बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, चेरी ब्लॉसम के, और भी बहुत सारे, और वो उन सारे पेड़ों को देख रहा था। कुछ मैपल्स ट्रीज थे, कुछ मतलब फ्लावर्स के थे, कुछ किसी के थे, कुछ किसी के थे। बहुत
बहुत सारी चीज़ें थी, पूरा गुरुकुल मतलब महक रहा था फूलों की खुशबुओं से। ये देख कर विंग स्माइल करता है, वो देखता है छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, कूद रहे थे, और वहीं वो बच्चे जैसे बाउशल सरन को देखते हैं उनकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं और लिटरली उनके पैरों से बिल्कुल लिपट जाते हैं, और बाउशल सरन प्यार से उनके सर को सहलाती हैं बिल्कुल वो किसी ग्रैंड मदर की तरह। और ये देख कर विंग की आंखों में हल्के से आंसू आते हैं, क्योंकि वो भी इस टाइम को बहुत एंजॉय कर रहा था अपने फैमिली मेम्बर के साथ। और वहीं विंग के दोस्त भी ये सारा नज़ारा देखकर तभी जंक्शन कहता है, विंग ये सच में बहुत खूबसूरत जगह है। तभी आंली कहती है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, ये तो बिल्कुल हेवन है। जिस पर वांगची कहता है, बहुत खूबसूरत है। अभी विंग देखता है कि इस गुरुकुल में एक अजीब चीज़ थी। हाँ, यहाँ पर चारों मौसम एक साथ थे। एक तरफ जहाँ यानी कि हल्की हल्की बर्फबारी का भी ठंडा ठंडा मौसम चल रहा था, दूसरी तरफ हल्के हल्के जो मैपल्स ट्रीज थे वो गिर रहे थे, उनके पत्ते गिर रहे थे, हल्की हल्की धूप निकली हुई थी और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, जो कि हल्के हल्के बिल्कुल फुहार की तरह थी, जैसे कि कोई फव्वारा चल रहा हो। ये देखकर विंग थोड़ा हैरान भी था और ये माहौल बहुत ज़्यादा अलग था। ये देखकर बाउशल सरन कहते हैं, ज़्यादा घबराओ मत, ये इन पहाड़ों की खासियत है। इस वजह से यहाँ पर चारों मौसम, कभी कोई मौसम होता है कभी कोई मौसम, और लगता है आज तुम्हारी इस खुशी को देखकर तुम्हारे स्वागत में चारों मौसम एक साथ आ गए हैं। और ये बोलकर बाउशल सरन हल्का सा हंसती है, और फिर उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं, जहाँ बाउशल सरन एक डिसाइपल से कहकर उन सबको उनके रूम्स दिखाती हैं। सारे लोग अपने अपने रूम्स को देखते हैं, काफ़ी अच्छे रूम्स थे उनके, अपने अपने रूम में जाते हैं, मिलते हैं, मतलब अपने रूम को अच्छे से चेक करते हैं। उनके रूम काफ़ी अच्छे थे, सिंपल थे लेकिन अच्छे थे, सुकून था उनमें। उनके पास अपने अपने कपड़े थे जो वो लेकर आए थे, सारे कपड़े अपने एडजस्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद यानी कि 1 घंटे बाद वो फिर से वापस मिलते हैं उसी जगह पर जहाँ से वो अलग हुए थे। वहाँ पर विंग, वांगशी, जांगचन, यानली और नी हुसैन, उसके साथ वेंचिंग, वेनिंग, ये सब के सब मौजूद थे। तभी वेनिंग कहता है, ये जगह अमेजिंग है। तभी वेंचिंग कहती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल प्लांट्स मिलेंगे। तभी आनली कहती है, मुझे तो यहाँ की फूड की चीज़ें देखनी है। तभी नी हुसैन कहता है, मुझे यहाँ की लाइब्रेरी देखनी है। वहीं जंक्शन कहता है, मुझे यहाँ की स्वॉर्डमैनशिप सीखनी है। और वहीं वांगजी कहता है, मुझे भी, मैंने सुना है कि महागुरु बाउशल सरन की जो शिक्षा होती है वो सबसे यूनिक और सबसे अच्छी होती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें नहीं पता, यहाँ की जो तलवारबाजी है अमेजिंग है। ये सुनकर वो लोग पीछे देखते हैं, जहाँ शुयांग, शाओशिनचंग और सॉन्गलैन आ रहे थे, जहाँ शुयांग लिटरली बहुत खुश था और स्माइल करते हुए आ रहा था। ये देखकर विंग कहता है, लगता है तुम्हें यहाँ पर बहुत मज़े आ रहे हैं। जिस पर शुयांग कहता है, ऑफ कोर्स, और सच बताओ ना, यहाँ की लड़कियाँ तो बाप रे बाप कितनी खूबसूरत है। ये सुनकर शाओशिनचंग उसे मारते हुए कहता है, तुमसे कितनी बार कहा है उन्हें इस तरीके से घूरा मत करो, वो यहाँ की इंस्ट्रक्टर है। ये सुनकर शुयांग कहता है, इंस्ट्रक्टर है तो क्या हुआ, ये कितनी खूबसूरत है, और तुमने देखा है उनकी आइज़, सीरियसली इतनी ब्यूटीफुल किसी की ब्लू आइज़ होती हैं। ये सुनकर विंग कहता है, ब्लू आइज़। इस पर शुयांग विंग के पास आते हुए कहता है, सच में अगर तुम्हें रियल ब्यूटी की कदर है ना तो तुम उन्हें देखो, कितनी खूबसूरत है वो। उनके वो लॉन्ग हेयर जो बिल्कुल लहराते रहते हैं हवा के साथ, बिल्कुल सिल्की हेयर, और उनका वो रिबन, लिटरली उनके जो फॉरहेड पर जो रिबन होता है रेड कलर का, और उनके जो रेड कलर के रोब्स, लिटरली अगर वो किसी की ब्राइड बनेंगी तो कितनी खूबसूरत लगेंगी। काश वो मेरी ब्राइड बन जाए। इस पर शाओशिनचंग कहता है, बस करो, अगर किसी ने सुन लिया ना तुम्हारी गर्दन काट देंगे। सर शुयांग कहता है, यार सब लोग उन्हें घूरते हैं। जिस पर शाओशिनचंग कहता है, क्योंकि उनकी आंखें खराब हैं और तुम्हारी तरह उनका दिमाग खराब है। सुनकर शुयांग कहता है, तुम्हें तो सच में ब्यूटी की कदर ही नहीं है। तभी शुयांग कहता है, और वैसे तुम्हें पता है यहाँ पर एक और है, उनकी भी ब्यूटी बहुत अच्छी है। तुम्हें पता है हमें उनके लिप्स के नीचे एक छोटा सा तिल है, कितनी खूबसूरत लगती है ना। ये सुनकर विंग तिल, तभी विंग को कुछ याद आता है, कहता है शुयांग। जिस पर शुयांग कहता है, क्या, हाँ वो एज में थोड़ी बड़ी है पर है बहुत खूबसूरत, और मैंने सुना है वो शायद अनमैरिड भी है। मैं तो सच में उन्हें पटा लूँगा, दोनों के दोनों को पटा लूँगा। और ये सुनकर विंग जो कि सुन रहा था, तभी जंक्शन विंग के पास आता है, उसके कान में बोलता है, क्या ये तुम्हारी मासी की बात कर रहा है। जिस पर विंग कहता है, लग तो मुझे यही रहा है। जिस पर
वांगजी कहता है तुम्हारी मासी स्वर विंग शाओशन चेंग मतलब शुयांग की तरफ देखता है और शुयांग जो कि लिटरली वो तो जैसे पूरा हेवन में ही आ गया हो, जहाँ पर बहुत सारी फेरीज है, परियां हैं, अप्सराएं हैं, जिनको देखकर शाओशन चेंग मतलब शुयांग को लग रहा था कि वो तो उसके लिए डांस करेंगे, उसे शराब पिलाएंगे, यानी कि पूरी अय्याशी वाली जिंदगी देगी उसे। और वहीं शाओशन चेंग कहता है विंग इसकी बातों का ज़्यादा माइंड मत करना, क्योंकि इसका लिटरली दिमाग ख़राब है, ये कुछ भी बोल रहा है और कुछ भी सोच रहा है। अगर ये बात उन्हें पता चली तो इसकी तो टांगें टूटनी पक्की है। जिस पर शाओशन चेंग की बात सुनकर शुयांग कहता है ऐसा मत बोलो। जिस पर शाओशन चेंग कहता है तुम हो ही इसी लायक। तभी सॉन्गलैंड कहता है अगर तुम कहो तो मैं इसकी टांगें तोड़ दूँ। जिस पर विंग कहता है अरे नहीं नहीं, वैसे भी अगर कोई ब्यूटी को एडमायर करे तो करना चाहिए। जिस पर जो शुयांग था वो कहता है देखा मुझे मिला है मेरा जोड़ीदार, ये बताएगा मुझे असली ब्यूटी के बारे में। और ये बोलकर वो विंग की तरफ आने लगता है। तभी विंग कहता है तुम्हें याद है ना कि हमारे बीच में 36 का आंकड़ा है। जो सुनकर शाओशन चेंग मतलब जो शाओशन चेंग है वो कहता है हाँ इसीलिए विंग से दूर रहो। तभी शुयांग कहता है हाँ, और ये बोलकर वो कहता है अब चलो भी हमें प्रैक्टिस करनी है, वैसे भी क्लास का टाइम हो रहा है। ये सुनकर विंग कहता है ओ तुम्हारी क्लास है। तभी जो शाओशन चेंग था वो कहता है तुम लोग भी चलो। जिस पर विंग कहता है लेकिन हम तो अभी आए हैं। तभी शाओशन चेंग कहता है अगर तुम चाहो तो क्लास अटेंड कर सकते हो, वैसे भी तुम्हें कोई मना ही नहीं है। और ये बोलकर वो चलने लगता है। तभी वांगजी कहता है हम भी चलते हैं। तभी वो सब लोग भी क्लास के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग जाते हैं जहाँ एक बहुत बड़े सारे हॉल में एंटर करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे जो कि विंग की ही एज के थे, यानी कि वो सब 16-17 साल के ही थे। विंग जो भी सिर्फ 18 साल का था। हाँ, वो दोनों भी 18 साल के हुए थे। वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और विंग उन सब के साथ बैठ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर अभी टीचर्स नहीं आए हैं। तभी वहाँ पर एक बच्चा दौड़ते हुए आता है और कहता है टीचर आ गई, टीचर आ गई। और ये बोलकर वो जल्दी से बैठ जाता है। तभी वहाँ पर दरवाज़ा खुलता है और एक लेडी आती है जिसके हाथ में एक फ़ैन था, जिसे वो अपने हाथ पर टक 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 मारते हुए अंदर आती है। विंग जो कि अपनी नज़र उठाकर उनकी तरफ देखता है तो उस लेडी के बाल बहुत लंबे थे, लिटरली जो कि उनकी नीज से भी नीचे आ रहे थे और उनके बाल बहुत सिल्के थे। ये देखकर जो यानली थी वो कहती है ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। सुनकर विंग अपनी सिस्टर की तरफ देखता है जो कि खुद भी आंखें फाड़ कर सामने देख रही थी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो लेडी है कौन। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।